अब हमारे पास में है फ्लो पैटर्न। फ्लो पैटर्न क्या है कि जब कोई भी लिक्विड, जिस मतलब लिक्विड के अंदर कोई भी पार्टिकल है, वो पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो वो हमारा यहाँ पे फ्लो पैटर्न होता है। किस तरीके से हमारा वो लिक्विड फ्लो करता है वो हमारा फ्लो पैटर्न होता है। तो जो फ्लो पैटर्न है वो तीन तरह के हैं। एक हमारे पास में स्ट्रीम लाइंस, एक होता है स्ट्रीक लाइंस और एक होता है पाथ लाइंस। तो ये तीन तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अपना स्ट्रीम लाइन। अब स्ट्रीम लाइन क्या है? एक स्ट्रीम लाइन जो होता है ये एक इमेजिनरी कर्व होता है। और ये कैसा इमेजिनरी कर्व है? इसको हम बनाते हैं किसके अंदर? एक इमेजिनरी कर्व है, इसको हम बनाते हैं फ्लो के अंदर, जो हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? देखो, एक इमेजिनरी कर्व है। मान लो कि हमारा कहीं पे भी पाइप था, सपोज करो कि हमारा एक पाइप था, ये रहा ऐसे पाइप, फ्लो फील्ड था, ऐसे समझ लो। इस पाइप को मैं क्या क्या नाम दे रहा हूँ? फ्लो फील्ड का नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लो कि मैंने यहाँ पे कर्व बनाया, तो ये कर्व कैसा होगा? इस कर्व पे एक टेंजेंट मैं ऐसे डालूंगा, तो ये जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट मुझे क्या दे देगा यहाँ पे? उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट डाली है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा यहाँ पे? वेलोसिटी दे देगा उस पॉइंट पे। तो टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे हमें क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा, इक्वल्स टू वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है नीचे। तो ये है यहाँ, सच दैट टेंजेंट पासिंग थ्रू इट गिव्स अ वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट। तो हमारा स्ट्रीमलाइन क्या होता है? एक इमेजिनरी कर्व होता है जो किसी भी फ्लो के अंदर बनाया जाता है कि हम उस पे किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वेलोसिटी हमें वहां पे उस पॉइंट में मिल जाएगा। अब इक्वेशन क्या होता है स्ट्रीमलाइन का? स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन देखो ये आप लोगों के सामने। तो स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन होता है ये, dx अपॉन यू इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वी इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डब्ल्यू। अब ये क्या चीजें हैं ये देख लो यहाँ पे। ये जो dx, dy और dz है, ये तीनों हैं लोकेशंस। ये x y z ये वो लोकेशंस हैं। और ये जो आप देख रहे हैं u, v और ये w, ये हैं आपकी वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन x, इन द डायरेक्शन y एंड इन द डायरेक्शन z। तो यहाँ पे लिख लो वेलोसिटी कंपोनेंट्स। तो ये आपके क्या है? वेलोसिटी कंपोनेंट्स है। सबसे पहला है यहाँ पे आपका u, एक आपका है यहाँ पे v और एक आपका है यहाँ पे w। तो इनके लिए यहाँ पे मेंशन करो इन द डायरेक्शन x, इन डायरेक्शन x, ये है आपका इन डायरेक्शन y और ये आपका इन डायरेक्शन z। तो ये चीजें, ठीक है। चलो, अब जो आपका स्ट्रीमलाइन बनेगा, ठीक है, जो भी आपका स्ट्रीमलाइन बनेगा, उस स्ट्रीमलाइन को क्रॉस करके कोई भी फ्लो नहीं होगा। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं? कहने का मतलब ये है कि मान लो कि मेरे ये स्ट्रीमलाइन है, ये ऐसे यहाँ पे क्या स्ट्रीमलाइन है, तो जो भी मेरा ये होगा, फ्लो होगा, ये हमेशा इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ना कि कोई भी आने वाला फ्लो ऐसे होगा। यानी कि कभी भी क्रॉस नहीं करेगा कोई भी फ्लूइड फ्लो हमारे स्ट्रीमलाइन को। तो ये चीज नहीं होगी, जो मैंने रेड से बनाया वो चीज नहीं होगी, और जो मैं ब्लू से बना रहा हूं सिर्फ वही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज है। अब देन उसके बाद में अब हमारे पास में आता है स्ट्रीम ट्यूब। स्ट्रीम ट्यूब जो है ये टाइप नहीं है हमारा, जो फ्लूइड फ्लो है उसका टाइप नहीं है, पाथ जो होता है उसका टाइप नहीं है। तो ये है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे फ्लो पैटर्न जो था हमारा वो तीन ही तरह के, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइंस। तो यहाँ पे जो स्ट्रीम ट्यूब्स है ये क्या है? तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे स्ट्रीम लाइंस को मिला देते हैं। ठीक है, मिला करके हम क्या कर देते हैं, ऐसे मिलाया जाता है कि वो सर्कल बना ले। देखो स्ट्रीम लाइन क्या है? एक लाइन है। स्ट्रीम लाइन क्या है? एक ऐसी लाइन है। तो अगर हम बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस को मिला दें, तो जैसे ये एक स्ट्रीम लाइन हो गया, एक मान लो यहाँ पे स्ट्रीम लाइन आ गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम लाइंस को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। तो होता क्या है, ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं ये क्या है? ये ऐसे समझ लीजिए कि स्ट्रीम लाइंस हैं, ऐसे ये हमारी क्या है? स्ट्रीम लाइंस हैं। तो जब बहुत सारे स्ट्रीम लाइंस को मिला देते हैं और ऐसे मिला देते हैं कि एक सिलेंड्रिकल पासेज बन जाए, तो इस सिलेंड्रिकल पासेज का क्या मतलब है? यानी कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाए, एक शेप बन जाए, सिलेंड्रिकल हो वो, और वहां से पानी पास हो रहा हो। तो यहाँ पे यही लिखा गया, a group of neighboring streamlines, a group of neighboring streamlines forming a cylindrical passage with an infinitely small area of cross section। यानी कि ये जो आपका यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये बहुत ही क्या है? छोटा है। ये जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये बहुत छोटा है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? बहुत ज्यादा छोटा है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका
ये क्या है, बहुत छोटा है। तो इसके बारे में वो कह रहा है कि स्ट्रीमलाइंस होंगी बहुत सारी, जो सिलेंड्रिकल एक पैसेज बना रही होंगी, बहुत ही छोटा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रीम फिलामेंट। और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको हम कहते हैं स्ट्रीम फिलामेंट, इसको बोलते हैं स्ट्रीम फिलामेंट, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे बहुत छोटा सा है एरिया और लंबाई उसकी है, तो वो एक ट्यूब की तरह बन जाता है, तो उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं क्या, स्ट्रीम ट्यूब। उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्ट्रीम ट्यूब। तो इसलिए लिखा है अ नंबर ऑफ स्ट्रीम फिलामेंट कंप्राइजेज अ स्ट्रीम ट्यूब। तो ये देख रहे हैं आप, ये ट्यूब मैंने यहाँ पे नीचे बनाया हुआ है और एक मैंने आपको ऊपर भी बना करके दिखा दिया। अब आप याद रखें कि स्ट्रीमलाइन क्या है, एक इमेजिनरी कर्व है। बस आपको कॉन्सेप्ट इसका क्या याद रखना है स्ट्रीमलाइन का, कि स्ट्रीमलाइन हमारा क्या है, स्ट्रीमलाइन का कॉन्सेप्ट आप क्या याद रखेंगे कि भैया स्ट्रीमलाइन एक तो इमेजिनरी कर्व है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट हम पास कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, वहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट मिल जाता है। तो ये चीज़ आप जो है याद रखेंगे, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है। देन सेकंड हमारे पास में आता है हमारा पाथ लाइंस। अब ये पाथ लाइन क्या होता है, अभी देख लो पाथ लाइन क्या है। ए पाथ लाइन रिप्रेजेंट्स ट्रेस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ट्रेस का मतलब क्या है भैया, हम ट्रेसिंग करते हैं ना, यानी कि ये समझ लो लोकेशन। ट्रेस का मतलब क्या है, यहाँ पे लोकेशन है, ठीक। यानी कि हर मोमेंट पे मुझे उसका पता चल रहा है लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे ये कि ए पाथ लाइन रिप्रेजेंट्स ट्रेस ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि मेरा कोई भी फ्लूइड का पार्टिकल किस डायरेक्शन में गया है, वो मुझे यहाँ पे जो लाइन बताती है वो पाथ लाइन होती है। तो यहाँ पे ये पाथ लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेम फ्लूइड पार्टिकल एट सक्सेसिव इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। पाथ लाइन क्या करती है, पाथ लाइन शो करती है वेलोसिटी का डायरेक्शन। देखो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, सीधी सी बात है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो है। तो यहाँ ये इनडायरेक्टली उसने कह दिया है कि पाथ लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेम फ्लूइड पार्टिकल एट सक्सेसिव इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। यानी कि हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मुझे क्या मिल रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है वो मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक नीचे जो है छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मान लो कि जब हमने शुरू किया है तो वहाँ पे टाइम क्या था हमारा 0, तो वहाँ पे हमारा पार्टिकल यहाँ था। कुछ टाइम के बाद में हमारा पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, देन कुछ टाइम के बाद में हमारा पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा। तो हमें उसका हर एक लोकेशन मिल रहा है, हर टाइम पे हमें उसका लोकेशन मिल रहा है। तो मान लो यहाँ पे टी टाइम पे हमारा पार्टिकल यहाँ था, तो ये जो लाइन बन रही है यहाँ पे, ये पाथ लाइन है, ठीक है। ये लाइन क्या है, यहाँ पे पाथ लाइन है। चलिए, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी सभी को। अब इसके बाद में हमारे पास में आया था स्ट्रीक लाइन्स। अभी स्ट्रीक लाइन क्या होता है, अच्छा अब स्ट्रीक लाइन है इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ पोजिशंस ऑफ ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स दैट हैव पास्ड थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ फ्लो फील्ड। तो इसका मतलब क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक क्या होता है हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है, और वो फिक्स्ड पॉइंट से जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स जाते हैं, जो भी पास होते हैं, ठीक है, उस फिक्स्ड पॉइंट से जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स पास होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रीक लाइंस, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीक लाइंस। अब स्ट्रीक लाइंस के लिए क्या किया जाता है, देखो डाई का यूज किया जाता है। डाई क्या होती है, इंक होती है। मान लो कि ये हमारा एक पाइप है और यहां से मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एक पाइप अंदर डाल देता हूं, और इस पाइप से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इंक जो है यहाँ पे होती है इंक, ये जो रेड है ये है इंक, कुछ भी कलर हो सकता है, ये इंक यहाँ से निकलती रहती है। हमारे फ्लूइड के पार्टिकल आते हैं, मान लो एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, चलो अभी एक ब्लू बना लेते हैं, एक ग्रीन बना लेते हैं, एक किसी और कलर से बना लेंगे। एक ग्रीन बना लिया मैंने यहाँ पे, और एक को मैंने बना लिया यहाँ पे ऑरेंज। लो जी, ये 3 पार्टिकल्स हैं। तो ये जो पार्टिकल यहाँ इस इंक से टच होकर के जो भी निकलेगा ना, तो वो अपनी एक लाइन बनाता चला जाएगा ऐसे। ऐसी ग्रीन वाला सपोज यहाँ से इस इंक को लिया उसने, जो भी कलर मिला उसको वो ऐसे निकल गया, और ऐसी ब्लू वाला होगा, ब्लू वाले का मुझे रास्ता जो है मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रीक लाइंस होती हैं, ये सब क्या है, स्ट्रीक लाइंस है। तो ये भी स्ट्रीक लाइन है, स्ट्रीक लाइन बन रही है यहाँ पे, ठीक। ऐसे ये ऑरेंज वाली ये भी स्ट्रीक लाइन है। तो हर एक पार्टिकल का जब मुझे पाथ पता चलता है तो वो स्ट्रीक लाइन होता है, ये चीज़ है। अब उसके बाद में हमारा है यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो
अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया स्ट्रिक लाइंस के बारे में। यहाँ पे आप ये इमेज देख रहे हैं स्ट्रिक लाइंस की, ये मैंने बना करके बताई थी आपको। ऐसे ही यहाँ पे जो है ये सेम चीज़ नीचे बनी हुई है, पार्टिकल हैं ऐसे निकल करके जा रहे हैं, तो मुझे स्ट्रिक लाइन एक मिल रही है। चलो अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन देखो। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन होते हैं सॉल्व। ये मेंस में बहुत क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, एंड प्री में भी छोटे मोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमें क्या कहता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहता है कि जो भी हमारा फ्लूइड कहीं पे अगर एंटर हो रहा है तो एग्जिट के टाइम पे भी वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इक्वल्स टू मास ऑफ द फ्लूइड लीविंग, ये होना चाहिए। ठीक है, ऐसी फ्लूइड मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अब कहाँ, जैसे मैंने क्या कहा कि मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग एंड मास ऑफ फ्लूइड लीविंग, अभी कहाँ एंटर होना चाहिए और कहाँ से लीव होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड रीजन हम मान लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कंट्रोल वॉल्यूम, जैसे हमने ऊपर बनाया था ना कंट्रोल सेक्शन, तो ये वही चीज़ है सेम। ठीक है, जो हमने वीयर ऊपर बनाए थे कि कंट्रोल सेक्शन का बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है वीयर, ये वही है। ठीक है, तो फ्लूइड मास इन इक्वल्स टू फ्लूइड मास आउट, तो ये चीज़ है। चलिए अब आगे देखो, ये इक्वेशन यहाँ पे क्या होती है, हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। अब ये जो आप इक्वेशन यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये इक्वेशन है कंप्लीट इक्वेशन। यानी कि कंप्लीट इक्वेशन का क्या मतलब है कि इसमें हर एक फैक्टर मैंने कंसिडर यहाँ पे कर लिया है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं करली रो अपॉन करली टी प्लस करली अपॉन करली एक्स रो यू प्लस करली अपॉन करली वाई, ये है रो वी प्लस करली अपॉन करली जेड, ये है हमारा रो डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये जो रो है ये हमारा डेंसिटी है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने मेंशन भी यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हमारा डेंसिटी है। ये जो यहाँ पे आप टी देख रहे हैं ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये हमारा टाइम है। और ये जो एक्स आप देख रहे हैं पार्टिकल की लोकेशन है, यानी कि एक्स डायरेक्शन है आपका ये, यानी कि क्या है एक्स डायरेक्शन। ऐसे ये वाई क्या है आपका वाई डायरेक्शन है, ये जेड क्या है जेड डायरेक्शन है। ऐसे ही मैं आपको शुरू में बता चुका था, यू हमारा क्या है वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, वी क्या है वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, एंड डब्ल्यू क्या है वेलोसिटी कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शन। तो ये चीज यहाँ पे मैंने लिखी भी है, यू वी डब्ल्यू क्या है ये चीज मैंने लिखी भी है। अब आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो आपको दे देगा वो उस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन तो आपको मैंने बता दी। अब क्वेश्चन में वो कुछ कंडीशंस देता है, वो कहता है कि जैसे स्टडी फ्लो हो गया या यूनिफॉर्म या फिर कंप्रेसिबल फ्लो है, तो आपको उस केसेस में क्या करना है, तो आपको उन केसेस में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अपने अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, छोटा सा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होता है वो याद करके चले जाते हैं, और वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या है, कर ली यू अपॉन कर ली एक्स, ये देखो ये याद कर लेते हैं, कर ली यू अपॉन कर ली एक्स प्लस कर ली वी अपॉन कर ली वाई प्लस कर ली डब्ल्यू अपॉन कर ली जेड। बस इतना सा वो क्वांटिटी इक्वेशन है, याद कर लेते हैं और चले जाते हैं। फिर जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो वो सॉल्व नहीं होता, क्यों, क्योंकि वहां पे कंडीशंस चेंज जाती हैं। तो ये हमारा रो इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो मेंशन किया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशन आगे फर्दर बनाएंगे। तो मान लो वो आपको कहता है कि स्टेडी फ्लो है, तो स्टेडी फ्लो के लिए कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि रो करली रो अपॉन करली टी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कैसे, मैंने आपको बताया था ना, स्टेडी फ्लो हम पढ़ चुके हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, वो स्टेडी फ्लो होगा। तो यहाँ पे ये चीज हो रही है, स्टेडी फ्लो में क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंज नहीं हुआ, इक्वल्स टू 0 आया, इसीलिए तो यहाँ पे करली रो अपॉन करली टी क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो पहला पार्ट था ये हो जाता है 0। यहाँ ये जो पहला वाला पार्ट है ये वाला, ये हो जाता है 0। तो अगर ये 0 हो गया तो फिर बाकी बचा इक्वेशन जो है वो आप लोगों के सामने ये रहा। तो स्टेडी फ्लो के लिए इक्वेशन बन जाती है ये। मान लो अब इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब क्या है कि कोई लिक्विड है, यानी कि लिक्विड है तो वो कंप्रेस नहीं हो सकता, ऐसा लिक्विड, सीधी सी बात है, लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब डेंसिटी कांस्टेंट हो गया। तो डेंसिटी अगर कांस्टेंट हो गया है तो यहाँ से जो डेंसिटी है ये मैं बाहर ले सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ। कॉमन निकाल करके यहाँ पे आ जाएगी कॉमन ऐसे रो, फिर ये रो जो है इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो आपका यहाँ पे एक इक्वेशन ये बन जाता है, यानी कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए आपका इक्वेशन ये बन जाता है। तो अगर मान लो आपका एक ऐसा फ्लो है, एक ऐसा कंडीशन है जो स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल दोनों है, तो उस केस में आपका क्या आ जाता है, करली यू अपॉन करली एक्स, ये तब इक्वेशन बनता है इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखो, फर्दर सारा कुछ सॉल्व करने के बाद में आपका जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है वो बनता है रो 1 a1 b1 रो 2 a2 b2।
तो आपका जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है वो कहता है, क्या कहता है वो, ये कंडीशन आपको कहता है कि ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ये आपको कहता है। चलिए ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी क्लियर हो गया होगा। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो यानी कि रो 1 और रो 2 क्या हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं, तो ये कैंसिल, सॉरी इक्वल हो जाते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपके पास में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फिर बचती है ये वाली, A1V1 इक्वल्स टू A2V2, आपने ये पढ़ी है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को कि ये आया कैसे है। ठीक है, अब हम एक यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा ये, हमें क्या करना है, वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना है। वेलोसिटी कंपोनेंट उसने हमें दिया है, सॉरी वेलोसिटी कंपोनेंट उसने हमें इस क्वेश्चन में दिए हैं, ये रहे वेलोसिटी कंपोनेंट दिया है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और w की वैल्यू उसने 0 दी है। अब ये आगे कह रहा है कि w सॉरी लैम्डा की वैल्यू निकालो अगर फ्लो हमारा क्या है, इनकम्प्रेसिबल और स्टडी है। हमें क्या निकालना है, w का वैल्यू निकालना है अगर हमारा फ्लो क्या है, इनकम्प्रेसिबल एंड स्टडी है। तो अब एक चीज देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। अब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, पहले एक बार कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिख लो। तो यहाँ पे है करली रो अपॉन करली टी प्लस करली अपॉन करली एक्स रो यू प्लस करली अपॉन करली वाई रो वी प्लस करली अपॉन करली जेड रो डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। अभी क्या है, स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल है, तो फिर उस केस में क्या हो जाता है, स्टेडी है तो ये 0 के इक्वल हो गया, और अगर इनकम्प्रेसिबल है तो फिर ये रो भी 0 के इक्वल हो जाता है, कॉमन आउट कर लेते हैं। तो फिर हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या बन जाएगी, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बन जाएगी करली u अपॉन करली x प्लस करली v अपॉन करली y प्लस करली w अपॉन करली z इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ये हो जाती है हमारी। अब हमें पता है कि उसने क्या दिया है, करली w अपॉन करली x क्या दिया हुआ है, सॉरी जो हमारा w है यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट जो हमारा w है वो 0 दिया हुआ है, तो यानी कि ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो बच क्या गया, बच गया हमारा ये करली u अपॉन करली x प्लस करली v अपॉन करली y इक्वल्स टू 0, आपका ये बच जाता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इतने से मुझे अब सॉल्यूशन करना है, तो अब इसको अप्लाई करो। तो u हमारे पास में कितना है, उसने गिवन दिया हुआ है, u हमारे पास में है यहाँ पे करली अपॉन करली x, u का वैल्यू कितना है वो नोट करेंगे। तो देखो u कितना है यहाँ पे, u उसने हमें दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, u है हमारा यहाँ पे लैम्डा एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो लैम्डा एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये आपका क्या है यहाँ पे u है। इसके बाद में अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट अपना v के लिए लिखूंगा प्लस करली अपॉन करली y, v हमारा यहाँ पे कितना है एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3/4 y की पावर 4, ये उसने हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू 0। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आएगा पहला हमारा ये माइनस, यहाँ पे आ जाता हमारा 2xy प्लस यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये वाला सॉल्व करेंगे, अभी मैंने ये वाला सॉल्व किया इधर वाला, तो इतने को सॉल्व करके मेरा ये आया है। थोड़ा बहुत तो इंटीग्रेशन वगैरह और डिफरेंशिएशन वगैरह आपको आने चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद में हमारे पास में ये जो है इधर, तो ये आ जाता है 2xy, ये आ जाता है माइनस 3/4 इंटू 4y3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हम सॉल्व करेंगे ऐसे, तो ये आ जाता है लैम्डा वाई क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा हमारा 3y क्यूब, तो ये y क्यूब से y क्यूब कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है लैम्डा इक्वल्स टू 3, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे हर एक क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है, वो सेटिस्फाई होती है। हर फ्लूइड को एक रूल है, हर फ्लूइड को कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अगर वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो फ्लूइड नहीं है हमारा। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ही लगाई, क्योंकि मुझे पता है ना कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट सॉरी, तो यहाँ पे नोट करके लिख भी लेते हैं कि हर एक जो हमारा फ्लूइड है वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एवरी फ्लूइड
मस्ट सेटिस्फाई द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, मस्ट सेटिस्फाई द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो ये चीज है। चलिए ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है, ए नोजल इज शेप्ड, एक नोजल है उसका शेप है इस तरीके से कि उसका जो वेलोसिटी है, सेंटर लाइन जो उसका वेलोसिटी है वो बदल जाता है 1.5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि एक नोजल है उसका शेप कुछ इस तरीके से कि उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी कि शुरू में 1.5 मीटर पर सेकंड था और बाद में कितना हो जाता है 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कितने डिस्टेंस में? 0.375 मीटर के डिस्टेंस में ही इतना हो जाता है। तो उसने हमें कहा डिटरमाइन द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द नोजल। जस्ट अ सेकंड, ये तो आगे का क्वेश्चन है, यहाँ पे आगे ये वाला क्वेश्चन काफी आगे का है। चलो तो इस क्वेश्चन को क्या है कि यहाँ इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं फिर आपको इसके कॉन्सेप्ट्स जो है वो बताता हूँ। इसके कॉन्सेप्ट जो है वो मिस हो गए, तो इसके जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें क्या समझना है। अब यहाँ पे जो बीच में चीजें रह गई थी वो हमारा एक्सेलरेशन। तो पहले हम एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है? तो एक्सेलरेशन हमारे फ्लूइड पार्टिकल के एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, इसका एक फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। अब एक्सेलरेशन भी हर एक डायरेक्शन में होता है, यानी कि हर एक डायरेक्शन का मेरा कहने का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में भी होगा, वाई डायरेक्शन में भी होगा एंड जेड डायरेक्शन में भी होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का वो होता है, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूँ तो यू करली यू अपॉन करली एक्स प्लस वी करली यू अपॉन करली वाई प्लस डब्ल्यू करली यू अपॉन करली जेड प्लस करली यू अपॉन करली टी, ये होता है। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन हो जाता है मेरे पास में यहाँ पे वी यू करली वी अपॉन करली एक्स प्लस वी करली वी अपॉन करली वाई प्लस डब्ल्यू करली वी अपॉन करली जेड प्लस करली वी अपॉन करली टी। अब ये सब चीजें क्या है मैं आपको भी बताऊंगा। ऐसे ही एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन हो जाता है आपका यू करली डब्ल्यू अपॉन में करली एक्स प्लस वी करली डब्ल्यू अपॉन में करली वाई प्लस डब्ल्यू यहाँ पर ये हाँ ठीक है यहाँ पे आपका है डब्ल्यू अपॉन करली जेड प्लस करली डब्ल्यू अपॉन करली टी। चलिए जी, अब यहाँ सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है वो आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ। जो भी आपका एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेंट है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो, चाहे वो वाई डायरेक्शन में हो, चाहे वो जेड डायरेक्शन में हो, उसको याद कैसे करना है। यहाँ पे एक चीज ना सब जगह कॉमन है, वो क्या कॉमन है देख लो। जो कॉमन चीज है वो है ये कि फॉर्मूले आपके करली यू अपॉन करली एक्स, करली अपॉन करली वाई, करली अपॉन करली जेड एंड देन करली अपॉन करली टी, ये आएगा ही आएगा हर एक कॉम्पोनेंट में। अब होता क्या है देखो, जब यहाँ पे x है ना तो इसके साथ में यहाँ पे अब x डायरेक्शन में वेलोसिटी कॉम्पोनेंट क्या होता है u, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कॉम्पोनेंट क्या होता है v और z डायरेक्शन में वेलोसिटी कॉम्पोनेंट क्या होता है w। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x डायरेक्शन, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ x डायरेक्शन की, तो यहाँ पे x डायरेक्शन वाला कॉम्पोनेंट लेके आओ वो क्या है u, यहाँ पे आ जाएगा। y डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लेके आओ वो है v, यहाँ पे आ जाएगा। z डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट w, यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यही चीज यहाँ पे कॉमन देखेंगे, ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी ये सिर्फ क्या बना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन बना है। अभी ये क्या बना है, यहाँ पे सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना है। अभी कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी कि एक्स डायरेक्शन नहीं है एक्सेलरेशन का, वाई डायरेक्शन में नहीं है एक्सेलरेशन, जेड डायरेक्शन में नहीं है एक्सेलरेशन। तो अब मैं डायरेक्शन में लेके आऊंगा। तो मान लो मैं एक्स डायरेक्शन की बात करता हूं, तो फिर से एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कॉम्पोनेंट क्या होता है यू। तो यानी कि यहाँ पे यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे यू, यहाँ पे भी यू एंड यहाँ पे भी यू, ठीक है। मान लो ये क्या होता है, ये होता वाई, यानी कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो वाई डायरेक्शन में निकालना है अगर हमें। तो फिर हम क्या करेंगे, मान लो ये क्या हमारा वाई डायरेक्शन में निकालना, तो फिर वाई डायरेक्शन में वी होता है, वेलोसिटी कॉम्पोनेंट क्या होता है वी, तो फिर वो वी लेके आओ यहाँ पे वी, यहाँ पे वी, देखो यहाँ पे वही चीज हो रही है। यहाँ पे वी आया है, यहाँ पे वी आया, यहाँ पे वी आया, यहाँ पे वी आया, यहाँ पे यू था, यू था, यू था, यू था, क्योंकि एक्स था। ऐसे यहाँ पे जेड है तो डब्ल्यू 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 सब जगह ही है। तो इस तरीके से ये अपना एक्सेलरेशन जो है निकाला जाता है। आई होप सभी को अभी ये याद हो गया होगा, तरीका मैंने बता दिया याद करने का और पहचानने का, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है, ये एक्सेलरेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। दो पार्ट्स कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। ये जो दो पार्ट्स हैं ये होते हैं हमारे कन्वेक्टिव और टेम्पोरल। देख लो क्या है, पहले मैं ये फॉर्मूला कंप्लीट कर देता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया, प्लस और यहाँ पे डब्ल्यू, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में होता है, एक होता है कन्वेक्टिव और एक होता है टेम्पोरल। तो ये जो आप लोगों के सामने इतना वाला पार्ट है ना, ये हमारा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कहलाता है,
ये होता है हमारा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। यानी कि अगर मैं एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो ये जो यहाँ पे तीनों कंपोनेंट्स है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कहलाते हैं। और ये जो लास्ट वाला है, ये जो आप देख रहे हैं, ये टेम्पोरल एक्सेलरेशन कहलाता है। ये कहलाता है टेम्पोरल या फिर लोकल एक्सेलरेशन, ये इसके नाम है, टेम्पोरल या फिर लोकल एक्सेलरेशन। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये जो तीनों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये तीनों कहलाते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, इकट्ठे होते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, तीनों को मिलाकर के बन रहा है, तो ये कहलाता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और ऐसे ही जो लास्ट वाला होता है ये होता है टेम्पोरल एक्सेलरेशन। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं तीनों, ये वाले तीनों जो है ये है आपके क्या, टेम्पोरल एक्सेलरेशन। तो ये है आपके टेम्पोरल और लोकल एक्सेलरेशन। तो इस चीज को हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब आगे देख लो, इसके बाद में हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है स्टेडी फ्लो के लिए। अगर स्टेडी फ्लो है, जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, स्टेडी फ्लो क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो जीरो हो जाएगा। कोई भी चीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो स्टेडी फ्लो होता है। तो यानी कि अगर मैं फॉर स्टेडी फ्लो यहाँ पे बात करूं, फॉर स्टेडी फ्लो, तो मेरा जो टेम्पोरल या फिर कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ये चीज हम सभी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्पोरल एक्सेलरेशन स्लैश में क्या कर देता हूं, लोकल एक्सेलरेशन लिख देता हूं, स्लैश लोकल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पे यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर रहा हूं, फॉर यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, जो हमारा स्पेस है वो कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म फ्लो में हमारा जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म फ्लो में हमारा क्या होता है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो। लो जी, ये चीज है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक अपना एक्सेलरेशन जो है वो समझ लिया है। अब एक्सेलरेशन के बाद में मैं यहाँ पे अगर दोनों ही चीज है, यानी कि स्टेडी और अपना यूनिफॉर्म फ्लो है, तो उस केस में ये दोनों ही, यानी कि सारा का सारा ही क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यानी कि एक ऐसा केस जो क्या है, स्टेडी भी है और यूनिफॉर्म भी है, तो फॉर स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, तो ऐसे केस में हमारा क्या हो जाएगा, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो के केस में हमारा जो एक्सेलरेशन है, कंप्लीट एक्सेलरेशन, वो ही जीरो के इक्वल हो जाता है। ये चीज है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पे सारा कुछ समझ लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि एक नोजल इस तरह का बना हुआ है, एक नोजल जो है इस तरह का बना हुआ है कि उसका वेलोसिटी, उसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड। तो मैं थोड़ा सा अंदाजा जो है यहाँ पे लगा सकता हूं कि उसका नोजल का जो एंड है वो बारीक है, बारीक जगह से ही तो स्पीड ज्यादा बनती है, ये सब लोगों को पता ही है। तो फिर यहां से जो वेलोसिटी जा रही है वो कितना है, 1.5 मीटर पर सेकंड है, और यहां से जो निकल रहा है वो है 15 मीटर पर सेकंड, ये है। एंड ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक उसने हमें क्लियरली मेंशन किया है 0.375 मीटर, ये है, ठीक है। तो ये चीज उसने हमें दी है। अब मुझे क्या निकालना है, डिटरमाइन द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द नोजल। तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है कहां पे, शुरू में और लास्ट में। तो अब इसको निकाल लेते हैं हम। तो एक चीज जरा समझो, ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट उसे दिया हुआ है, सीधा सीधा जा रहा है ना, ऐसे सीधा सीधा आपका जो है जा रहा है, वेलोसिटी ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। मान लो ऐसे जाता, खुद से देखो हमारे डायरेक्शंस कैसे होते हैं, मैं एक बार यहाँ पे बना देता हूँ। डायरेक्शन हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं, एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन, ये आपका वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। तो आप खुद देखो आपको जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो आपका वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप कितना लेंगे, आपको चूंकि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो आपको क्या निकालना है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है। तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के लिए आपके पास में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वाला ही आएगा सिर्फ और सिर्फ। तो फॉर्मूला हो जाएगा u करली u अपॉन करली x प्लस v करली u अपॉन करली y प्लस w करली u अपॉन करली z और करली u अपॉन करली t। ये टोटल आपका फॉर्मूला है। लेकिन चूंकि
कौन सा फ्लो है एक बार देख लेते हैं। उसने क्या कहा है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है, सिर्फ कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा है, तो उसको तो वैसे भी आप जीरो ही कर देंगे। जब उसने खुद ही कह दिया कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालो तो ये तो जीरो हो गया। अब क्या करना है, 1.5 मीटर पर सेकंड हर एक एंड पे उसने कहा होगा एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द लेसन। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको हमें क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के लिए ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये क्या है, वाई डायरेक्शन है, तो वो तो हमारा है नहीं। ये क्या है, जेड डायरेक्शन, ये भी हो जाएगा जीरो, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला लेंगे, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला, तो इसको लेते हैं। तो यहाँ पे u हमारा कितना है 1.5, u हमारा कितना है 1.5 इंटू, अब ये आगे का हमारा क्या है, करली u अपॉन करली x, ये चीज़ है। ठीक है, तो एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ इसमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, करली u, पहले इनका थोड़ा सा मतलब समझो, करली u अपॉन करली x, ये चीज़ क्या है, ऊपर है चेंज, करली का मतलब तो चेंज ही होता है ना, डिफरेंशिएशन का मतलब तो चेंज होता है, तो ये है ऊपर चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी, और जो नीचे है ये चेंज इन लेंथ। समझने की कोशिश करो जरा, ये चेंज इन लेंथ। तो एक बार देखना आपका यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है, तो चेंज इन वेलोसिटी देखो, तो चेंज इन वेलोसिटी है आपका यहाँ पे 15 माइनस 1.5, तो कितना आ गया 13.5 मीटर पर सेकेंड, ये आपका चेंज है। तो ऊपर तो आ जाएगा मेरा ये, यानी कि 13.5 अपॉन में कितना आएगा, अब चेंज इन द डिस्टेंस कितना है 0.375 है, उसने क्लियरली खुद ही दे दिया है, तो ये आ जाता है यहाँ पे 0.375, ये है इनटू। अब क्या होगा इनटू में, अब ये जो u है यहाँ पे ये लो इनटू में, अब ये u की वैल्यू कितनी है, जिस एंड पे उसने कहा है कितना है 1.5 मीटर, तो एक एंड पे तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है, ऐसे दूसरे एंड पे आप खुद से निकाल लेंगे। तो ये है आपका एट द बिगिनिंग, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एट द बिगिनिंग ये है कितना 1.5 इंटू 13.5 अपॉन में 0.375। आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे आंसर आ जाएगा 54, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट्स जो है वो याद रखें, क्योंकि उसने खुद से कहा ना मीटर में, उसने डिस्टेंस हमें दिया हुआ, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ऐसे ही एट द एंड भी निकाल लो, अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे एट द एंड, तो एट द एंड के लिए अब आप क्या करेंगे, एंड पे कितनी वेलोसिटी है अब वो लिखेंगे, तो यहाँ पे एंड पे 15 वेलोसिटी है, और बाकी सब चीज़ तो सेम ही रहेंगी, यानी कि करली अपॉन करली एक्स जो है सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 13.5 अपॉन में 0.375, तो ये जो है आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 540 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, और इससे पहले हमने जो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे पढ़ लिया, समझ लिया। चलो अब यहाँ पे हम रोटेशनल कंपोनेंट जो है वो देखेंगे, एक सेकेंड। अब हमारा नेक्स्ट है रोटेशनल कंपोनेंट्स।